बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे निशाने पर ममता बनर्जी को लिया गया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया ममता का आचरण असंवैधानिक, ममता बनर्जी का आचरण अमर्यादित और शर्मनाक था। जो ममता ने किया वो कभी नहीं हुआ। ममता ने ईडी के अधिकारियों को धमकाया। कोयला घोटाले में ईडी ने छापा मारा था। ये छापेमारी मुख्यमंत्री ममता के घर पर नहीं थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पर नहीं थी। ईडी की रेड टीएमसी के दफ्तर पर भी नहीं थी। ईडी की रेड एक प्राइवेट कंपनी पर थी। जो कल ममता ने किया वो कभी नहीं हुआ। ममता बनर्जी, आपको इतनी घबराहट क्यों है? ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा गया है। घोटाले की जांच से ममता बनर्जी परेशान हो गई है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। कुछ अहम सबूत ममता छिपा रही हैं। ममता का आचरण असंवैधानिक, अमर्यादित और शर्मनाक था। ईडी अधिकारियों को धमकाया तक ममता बनर्जी ने। बीजेपी ने जोरदार अटैक ममता बनर्जी पर किया है। ममता बनर्जी पर बड़ा आपराधिक मामला चलना चाहिए, ये तक बीजेपी की तरफ से अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर कर वॉकआउट कर जाए। ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में, उसको फैसिलिटेट करने की। तो सुना आपने, बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आजाद हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ जो कल देश ने बंगाल में होते हुए देखा कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच जाती है उस जगह जहां प्राइवेट कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी की छापेमारी चल रही है, और फिर वहां वो ईडी के अधिकारियों को धमकाती है, उनसे पेपर छीनती है और निकल जाती है। जो कल ममता ने किया वो कभी नहीं हुआ। घोटाला छिपाना चाहती है ममता बनर्जी, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। बीजेपी साफ कर रही है कि आईपैक जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आईपैक जो है वो ममता बनर्जी का घर नहीं था। आईपैक एक कॉरपोरेट कंपनी है और आईपैक के खिलाफ ईडी का एक्शन चल रहा था, और ऐसे में उसमें दखल देकर ममता बनर्जी ने असंवैधानिक, अमर्यादित, शर्मनाक आचरण किया है और ममता बनर्जी पर आपराधिक मामला चलना चाहिए, ये बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त मौजूद है, और जरा पवन से जानते हैं। पवन, जिस अंदाज में टीएमसी की तरफ से घेराबंदी बीजेपी की निशाने पर अमित शाह को लिया जा रहा था, ये जोरदार पलटवार है बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी पर। पवन, देखिए, जाहिर तौर पर रोमाना, जिस तरह से सुबह आज प्रदर्शन देखने को मिला, तमाम जो टीएमसी के सांसद थे वो गृह मंत्रालय पहुंच गए, उसके बाद में लगातार प्रदर्शन गृह मंत्रालय के गेट के बाहर करने लगे, तो बीजेपी ने एक बड़ा पलटवार किया है और ममता बनर्जी से ही कई सारे सवाल पूछे हैं कि बोले कि जब ये आपका दफ्तर नहीं था, आपके किसी मंत्री या नेता या सांसद का दफ्तर या घर नहीं था, तो आप वहां पहुंची क्यों? क्या कारण था? क्या आप छुपाना चाहती थी? क्या आप बचाना चाहती थी? आप सीधे जाती हैं और वहां से कई सारे पेपर और फाइल आप निकालकर सीधे यहाँ लेके बाहर लेके चली आती हैं, तो कहीं ना कहीं आपने आधिकारिक तौर पर और हस्तक्षेप किया है सरकारी काम में भी, तो इसके चलते आप पर एक गहन कानून अपराध भी आपने किया है, तो उसको लेकर आप पे भी केस दर्ज होना चाहिए। तो ये सीधे तौर पर बीजेपी ने एक बड़ा हमला ममता बनर्जी के ऊपर बोला, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि उन्होंने ममता बनर्जी ने जिस तरह से वो काम किया कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। खुद रविशंकर प्रसाद ने लालू प्रसाद यादव का जिक्र भी किया कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर इतने सारे मामले चले, सीबीआई जांच चली,
चारा घोटाले से लेकर लैंड फॉर जॉब मामले तक, लेकिन कभी ना लालू प्रसाद यादव ना राबड़ी देवी कभी सीबीआई दफ्तर वहां इस तरह से पहुंचे, ना उन्होंने इस तरह से सीबीआई दफ्तर को घेरने की कोशिश की। लेकिन ममता बनर्जी ने इतिहास में पहली बार ऐसा काम किया है कि जब एक जगह ईडी की रेड चल रही हो और वहां खुद पदेन मुख्यमंत्री पहुंच जाती है और वहां से फाइलें और तमाम डॉक्यूमेंट उठा के ले आती है, तो यह अपने आप में एक संवैधानिक तौर पर यह कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और जब दोपहर 2:30 बजे इस मामले में ईडी की तरफ से भी तो कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया ना, कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, उससे पहले बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर ये कहा जाता है कि ममता बनर्जी पर बड़ा आपराधिक मामला चलना चाहिए, अपने आप में ये बात बेहद गंभीर हो जाती है। पवन, देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि ईडी भी जब कोलकाता हाईकोर्ट को अप्रोच किया जब ईडी ने भी, तो उसमें भी एक बहुत बड़ी बात सामने निकल के आती है, क्योंकि ईडी भी जब जाएगी तो कोर्ट के सामने तमाम तथ्य रखेगी और बताएगी किस तरह से वो जांच के दौरान इंटरफेरेंस करने की कोशिश की गई, तमाम फाइलें डॉक्यूमेंट वो वहां से ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री ले गई, तो ईडी उन डॉक्यूमेंट की भी वापसी की मांग कर सकती है, कोर्ट से कहेगी कि वो सारे डॉक्यूमेंट हमको दिलाए जाए। उसके साथ साथ ममता बनर्जी को लेकर भी ईडी जो है तमाम बात रख सकती है कि किस तरह से उन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश की, सरकारी काम में, सरकारी अधिकारियों के काम में उन्होंने बाधा पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन इसके बीच में बीजेपी ने बड़ा पलटवार ममता बनर्जी को, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इस पूरे एपिसोड को बंगाल अस्मिता और बंगाल के जो एक सेंटिमेंटल है विधानसभा चुनाव से पहले उससे जोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके दौरान ही बीजेपी ने एक बड़ा पलटवार, संवैधानिक तौर पर एक संवैधानिक व्यक्ति अगर ऐसा कहीं जांच में कहीं घोटाले की जांच हो रही है, किसी और तमाम जैसे मामले हैं, कोल स्कैम को लेकर जांच हो रही है, और उसके बीच में अगर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर पहुंच जाएंगी, अपराधियों को बचाने की कोशिश करेंगी, तो ये कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पर आप रहिए मेरे साथ। पवन में लौटूंगी आपके पास। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच चुकी है और दिल्ली में गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर टीएमसी के 8 सांसदों ने आज सुबह प्रदर्शन किया था। दिल्ली पुलिस ने जब टीएमसी सांसदों को वहां से हटाने की कोशिश की तो हंगामा और बढ़ गया। इस दौरान सांसदों ने पोस्टर भी लहराए। धक्का मुक्की सांसदों की दिल्ली पुलिस के साथ हुई, कुछ सांसद जमीन पर गिर भी गए, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। संसद मार्ग थाने पुलिस इन सब को लेकर पहुंची। टीएमसी के सांसद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ही अभी भी मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में ईडी के छापे पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। आज तृणमूल कांग्रेस ने गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर जब प्रदर्शन किया, इसके बाद पुलिस सभी सांसदों को संसद मार्ग थाने में ले गई है और वहां मौजूद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में जो कहा है वो सुनिए। मेरे साथ महुआ मोइत्रा मौजूद है इस वक्त। महुआ क्या कहेंगे आप, ईडी की छापेमारी कोलकाता में और आप लोग प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे हैं? ईडी छापा नहीं मार रहा है, ईडी चोर है, ईडी लूट कर रही है और पॉलिटिकल एस्पियोनाज कर रहा है। बीजेपी सरकार ईडी को अपना दलाल हिसाब से यूज कर रहा है। ईडी कल कह रहा है 7 साल पुराना कोयला केस है, 7 साल पुराना कोयला केस है, 7 साल से आप सो रहे हैं। वो क्या अभी आईपैक जो हमारा पॉलिटिकल कंसल्टेंट है, जो मेरा सर्विस करता है, हमारा स्ट्रैटेजी करता है, इलेक्शन करता है, उस कंप्यूटर्स में आपको मिलेगा। क्या अमित शाह का घर का था, क्या बैंगन कंपनी का था, किसका था फाइल टीएमसी का फाइल था, कहाँ पे था वो? टीएमसी का पॉलिटिकल ऑफिस में था। वो फाइल में क्या है? वो फाइल में टीएमसी का जितने कैंडिडेट लिस्ट है, कैसे हम इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे क्या काम होगा हमारे इलेक्शन का, वो हम बीजेपी के हाथ में देंगे? जैसे बीजेपी के हम हाथ में देंगे क्या? अगर हम बीजेपी का ऑफिस में बीजेपी का कलकत्ता में ऑफिस है, हम कलकत्ता पुलिस से बीजेपी का ऑफिस में छापा मार दे और बीजेपी का जो भी लिस्ट है हम उठा ले, ये तो एक ही बात हुई। फाइल लेके उठा के, किसका फाइल उठा के ले गए? कि वो ईडी का फाइल को उठा के ले गए, हमारे खुद का फाइल को उठा के ले गए। आपके घर में चोरी हो रहा है, आपका सामान कोई ले जा रहा है, तो आप उसकी रक्षा करेंगे कि आप ऐसे खड़े रहेंगे? ममता बनर्जी वो खड़े रहने में से नहीं है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे, और जरा मोहित से जानते हैं, मोहित क्या अभी भी टीएमसी के सांसदों को यहीं थाने में ही रोककर रखा गया है या कोई और डेवलपमेंट अपडेट मोहित क्या है? देखिए बिल्कुल, टीएमसी के सांसदों की जो लड़ाई जो पश्चिम बंगाल में चल रही थी वो दिल्ली तक पहुंच चुकी है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के भीतर अभी भी टीएमसी के सांसद मौजूद हैं। पहले वो कमरे में बैठे हुए थे, लेकिन अब वो बरामदे में बैठ चुके हैं। ठीक हमारे पीछे आपको हम बता दें कि ये गेट, और गेट के ठीक पीछे जो है टीएमसी के सांसद बैठकर ज़मीन पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट वहाँ पे कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस उनको छोड़ नहीं रही है, हिरासत में ले रही है। दिल्ली पुलिस से जब टीएमसी के सांसद कहते हैं कि आप उन्हें कब छोड़ेंगे, तो उनका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि जब तक टॉप लेवल के अधिकारी नहीं आएंगे तब तक आपको छोड़ा नहीं जाएगा।
आएगा। पहले कुर्सियों पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब जमीन पे बैठ के टीएमसी के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी टीएमसी के सांसदों ने। उस दौरान उन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन अब तक वो नहीं आए हैं। थोड़ी देर पहले कीर्ति आज़ाद गेट, इसी गेट से वो बाहर आए थे। देखिए इस वक्त गेट खुला हुआ है, आपको दिखा दूं कि इस छोटे से गेट से आपको हम दिखा रहे हैं कि टीएमसी के सांसद यहाँ पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कीर्ति आज़ाद आपको जमीन पे दिखाई देंगे। इसके अलावा शताब्दी रॉय, डेरेक ओब्रायन आपको जमीन पे बैठे हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये लड़ाई जो है पश्चिम बंगाल से चल के दिल्ली तो पहुंच चुकी है, लेकिन ये लड़ाई अब थमने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कल ईडी की छापेमारी पश्चिम बंगाल के भीतर हुई थी, ममता बनर्जी खुद आईपैक के दफ्तर पहुंच जाती हैं और फाइल लेके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और सीधे तौर पर वो केंद्र सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आ रही हैं। ईडी का ये कहना है कि ममता बनर्जी ने सबूत चोरी की है फाइलों के माध्यम से, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी और टीएमसी का ये कहना है कि ईडी उनके दस्तावेज, उनके मतदाताओं का दस्तावेज, क्या स्कीम्स लानी है, किस तरीके से चुनाव लड़ना है, वो दस्तावेज ईडी लेके चली गई है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा गर्म है। पश्चिम बंगाल की ये लड़ाई अब कई मोर्चों पर लड़ी जाएगी, ये भी तस्वीर साफ हो रही है। एक तरफ कानूनी मोर्चे पर, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट में भी मामला सुनवाई के लिए आएगा, वहीं दूसरी तरफ सड़क पर उतरकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की तैयारी में ममता बनर्जी हैं। खुद दोपहर में वो महायात्रा करने की तैयारी में हैं, सड़क पर उतरेंगी, पैदल मार्च करेंगी, निशाने पर बीजेपी को लेंगी। वहीं टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। इन सबों के ऊपर क्यों नहीं, विपक्ष के ऊपर क्यों किया जाता है? आप हमारे कागज दस्तावेज क्यों चुराना चाहते हैं? आप गलत रूप से आरोप क्यों लगा रहे हैं? अब समझ नहीं आ रहा तो क्या करें? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। टेंडर आप देते हैं कोल मिनिस्ट्री में 11 साल से, आप ही अपने आप तय कर लेते हैं कि किसको टेंडर मिलेगा, आप ही हेरा फेरी करते हैं, 2 नंबर का माल कमाते हैं और उसके बाद में आरोप हम पर लगाते हैं। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। टीएमसी है जो बीजेपी को निशाने पर ले रही है और पलटवार बीजेपी की तरफ से ममता सरकार पर जोरदार किया जा रहा है। आईपैक किस तरीके से चोरी कर रहा है, जो जल जीवन मिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा स्कीम, मोदी जी का एक बड़ा स्कीम, नल से जल, ये स्कीम में भारत सरकार पश्चिम बंगाल को अब तक 8000 करोड़ दिया है। ये जो 2021 का असेंबली इलेक्शन के दौरान केपी कंस्ट्रक्शन साउथ 24 परगना, जिनको 178 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला था, सप्लाई ऑर्डर, ये जल जीवन मिशन में 16 करोड़ ईडी का अकाउंट में ट्रांसफर किया। एक्सिस बैंक काकद्वीप ब्रांच साउथ 24 परगना, चेक नंबर 001 टू आईपैक। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी लगातार बने हुए हैं, मोहित राज दुबे भी और साथ ही पवन गौड़ भी। पवन के पास अब आपको लेकर चलते हैं। पवन, एक बात बिल्कुल साफ हो रही है कि ईडी का ये एक्शन, जिसको लेकर टीएमसी इसे सियासी लड़ाई बताने पर आमादा है, वहीं दूसरी तरफ ईडी के इस एक्शन को बीजेपी की तरफ से बार बार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, यही साबित किया जा रहा है। पवन, देखिए जाहिर तौर पर रोमाना, जिस तरह से आपको अगर जब 2021 का विधानसभा चुनाव भी देखें तो एक तरफ जब उस समय विधानसभा चुनाव के दौरान लग रहा था कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, उसके दौरान कई सारे ऐसे मुद्दे आए, कई सारे बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान आए, उसके बाद में ममता बनर्जी ने उसको बंगाल अस्मिता से जोड़ा और कहीं ना कहीं ये प्रहार दिखाया बंगाल की संस्कृति के ऊपर। और उसके बाद में आपने देखा कि जो कांटे की लड़ाई थी उसमें टीएमसी आगे निकल गई और फिर से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बना ली। तो कमोबेश अभी फिर से वही होता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी ममता बनर्जी को घेरना चाहती है, घुसपैठिया, करप्शन, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, रेप जैसे मामले, चाहे आरजी कर मामला हो या संदेश खाली का मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दों पर ममता बनर्जी को घेरना चाहती है। तो वहीं ममता बनर्जी फिर से एक बार इन सब मुद्दों को उठाकर ईडी रेड की तरह न दिखाकर बंगाल के ऊपर हमला दिखाकर वो चाहती हैं कि फिर से एक सेंटिमेंटल इशू है उसको क्रिएट किया जाए और कहीं ना कहीं फिर से बंगाल अस्मिता के सवाल को ऊपर लाया जाए, जिससे ये तमाम जो बीजेपी द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं वहां से उनकी जनता जो है वो इस मुद्दों से डाइवर्ट हो जाए और जो चुनाव आते आते पूरा
मुद्दा जो है वो बन जाए बंगाल अस्मिता और बाहरी और अंदर का जो चुनाव है उसको लेकर ममता बनर्जी पूरा एक तैयारी करना चाहती है। और उसके चलते कल जो ईडी की रेड पड़ी और उस पूरे मुद्दे को आपने देखा, खुद ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं। उसके बाद में आज सुबह टीएमसी के सांसद वहां प्रदर्शन करते हैं गृह मंत्रालय के बाहर, और आज दिन में खुद ममता बनर्जी इस पूरी रेड के खिलाफ पूरा पैदल प्रोटेस्ट मार्च करने वाली हैं। तो ये पूरे बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की कोशिश है जो बीजेपी के द्वारा घुसपैठिया हो, भ्रष्टाचार हो, महिला उत्पीड़न, रेप, तमाम जो ऐसे मामले हैं उनको जो उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनसे पूरा जो माहौल है उसको डाइवर्ट करके बंगाल अस्मिता के मुद्दे पर कहीं ना कहीं चुनाव फिर से लड़ने की तैयारी में बहुत शुक्रिया आपका पवन इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर ईडी का मुद्दा 2:30 बजे के करीब कलकत्ता हाईकोर्ट में यह मामला सुनवाई के लिए आने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के तौर पर लेकर टीएमसी सड़क पर उतरने के लिए भी तैयार है और उसका वक्त भी दोपहर का ही तय किया गया है। मैं आगे बढ़ूंगी, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। अदालत ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्यों समेत कुल 41 लोग ऐसे जिन पर आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है लालू प्रसाद यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी और बच्चों के नाम संपत्तियां जुटाई। इस पूरे मामले में अन्य आरोपियों ने भी आपराधिक षड्यंत्र में सक्रिय रूप से सहयोग किया। कोर्ट ने यह भी कहा रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का एक तरह का बार्टर सिस्टम चल रहा था, जिसके तहत कई लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई और बदले में उनके या उनके परिवार वालों की जमीन ले ली गई। कोर्ट ने यह भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा थे। कोर्ट ने लालू यादव परिवार समेत कुल 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय करे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। आज राउज एवेन्यू दिल्ली कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में मैटर लगा था लैंड फॉर जॉब, जिसमें माननीय लालू प्रसाद यादव की फैमिली, जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रताप यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, निशा भारती और हेमा यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120 बी और 13(1) पीसी एक्ट के तहत चार्जेस फ्रेम हुए हैं। टोटल 98 एक्यूज थे, जिसमें से 52 एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं, ड्रॉप हुए हैं और 41 एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं और इसमें 5 एक्यूज पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनके खिलाफ चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। अगली सुनवाई फॉर्मल चार्जेस फ्रेम होंगे 29 जनवरी 2026 को। तो जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामला ये है क्या, आखिर विस्तार से इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, ये मामला दरअसल 2004 से लेकर 2009 के बीच का है और ये वो समय जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे। उस समय ये घोटाला हुआ। जमीन के बदले मुंबई, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर, ये अलग अलग रेलवे के जोन्स यहां नौकरियां बांटी गई। परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई जाती। करोड़ों की जमीन जो है वो कौड़ियों के भाव नाम करा ली जाती। तो 4 करोड़ 39 लाख की जमीन सिर्फ 26 लाख रुपए में परिवार के नाम करा ली गई। तो लालू यादव और उनके परिवार पर आरोप तय हो गए हैं और इसके बाद एक बार फिर आरजेडी बीजेपी के निशाने पर है। वहीं आरजेडी कह रही है लालू परिवार के खिलाफ राजनीतिक साजिश की गई है। कहीं तो फुल स्टॉप करते लालू बाबू। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के 4 अलग अलग केसों में 32.5 साल की सजा हुई है, 32.5 years। बिटुमेन स्कैम, सेलिंग द प्रॉपर्टी, लैंड फॉर जॉब स्कैम। तो कितना स्कैम करेंगे लालू बाबू, क्या मतलब है इसका? तो खैर, तो एक कहावत है, लॉ विल कैच यू अप, वही हो रहा है। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से जो राजनीतिक लड़ाई विरोधी नहीं लड़ पा रहे, तो जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। आज माननीय अदालत में आरोप तय हुए हैं, सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है। जनता सब देख रही है, कब तक जुल्म करेंगे, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज रहा है।
आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के जयकारों से। तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि ये साजिश और षड्यंत्र बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां साकेत कोर्ट परिसर में खुदकुशी कर ली एक व्यक्ति ने, जिसके बाद हड़कंप मच गया। दरअसल एक कर्मचारी ने यहां साकेत कोर्ट परिसर में इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हो गया है। सुसाइड नोट में मानसिक तनाव का जिक्र किया गया है। तो साकेत कोर्ट परिसर में कर्मचारी ने इमारत से छलांग लगाकर अपनी जान दी। ये वो सुसाइड नोट है जो मृतक के पास से बरामद हुआ, और इस सुसाइड नोट में मृतक ने तनाव का जिक्र किया है। मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहा था ये युवक, जिसने आत्महत्या कर ली। 6 जनवरी को दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके पे जो हिंसा भड़की थी, उसके बाद आज पहला जुमा है और जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। जुमे की नमाज के चलते अमन कमेटी की भी बैठक हुई है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मस्जिद कमेटी ने भी लोगों से घर में ही नमाज पढ़ने की अपील की है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से हाई अलर्ट पर है दिल्ली पुलिस। ये पूरा इलाका तुर्कमान गेट के आसपास वाला, यहां ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। वो ड्रोन से ली गई तस्वीर भी आप देख रहे हैं। चाक चौबंद सुरक्षा के पूरे इंतजाम इस इलाके में, सुरक्षा बलों की मुस्तैदी। इस वक्त हमारी मौजूदगी फैज इलाही मस्जिद के ठीक सामने जो तुर्कमान गेट इलाका है वहाँ पर है, और आज जुम्मे की पहली नमाज है। जो हिंसा भड़की थी जब अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी और दिल्ली पुलिस आई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद जुम्मे की पहली नमाज है। तो इसके एहतियात में आज पूरे इलाके में भारी सुरक्षा तैनात की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर CRPF के जो जवान हैं वो आपको बाकायदा यहाँ पर दिखाई देंगे, और सुबह सवेरे ही पूरे इलाके में जो है वो यहाँ पर भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी यहाँ पर तैनातगी हुई है, और आप देख सकते हैं कि सुबह यहाँ पर जो है वो ब्रीफिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि कैसे आज जो जुम्मे की नमाज है उसमें कैसे सबने काम करना है, और तमाम यहाँ पर जो CRPF के जवान हैं उनकी तैनातगी हो रही है। उनको बताया जाएगा कि कैसे यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से आज शांति व्यवस्था जो है वो बनाए रखनी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि लोग जो हैं तुर्कमान गेट इलाके के शांति बनाए रखें, और अगर ज़रूरत ना पड़े तो बाहर ना निकलें। और इसके साथ ही जो फैज इलाही मस्जिद के जो कमेटी के मुख्य संरक्षक हैं उसका भी बयान जो है वो सामने आया, नजमुद्दीन चौधरी का। उन्होंने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि आज जुमे की नमाज फैज इलाही मस्जिद में होगी। तो फैज इलाही मस्जिद के मुख्य संरक्षक दावा कर रहे हैं नमाज नहीं पढ़ने दे रही है पुलिस। ये कहना है चौधरी नसीमुद्दीन का। मस्जिद के मुख्य संरक्षक ने ये पुलिस पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। इलाके में लोग दहशत में हैं, ये मस्जिद के संरक्षक कह रहे हैं। नसीमुद्दीन चौधरी इनका नाम है। इलाके के लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि अपने घरों में ही नमाज लोग पढ़ें। मस्जिद के संरक्षक जिन्होंने ये बड़ा दावा किया है, पुलिस पर बड़े आरोप लगाए हैं। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए नजमुद्दीन चौधरी हैं जो कि चीफ पैट्रन है। चौधरी जी, क्यों आप किसी और मस्जिद में जा रहे हैं? नमाज जाने नहीं दिया जा रहा, रास्ते सारे बंद हैं, किसी आम आदमी को नमाज पढ़ने के लिए जाने नहीं दिया जा रहा, तो कहाँ जाए? नमाज तो पढ़ लेंगे। तो मोहल्ले के अंदर और 2 अंदर खाने मसाजिद हैं, उसमें नमाज हो रही है, उसमें नमाज पढ़ के आएंगे। कौन नहीं जाने दे रहा? अरे भाई, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जाने दे रहा। सबसे अब हम बाकायदा ये कहेंगे जी फलाना आदमी नहीं जाने दे रहा हो तो गलत है। इतनी सिक्योरिटी, इतनी, इसमें कौन जाएगा? अगर किसी ने किसी पे उंगली उठा दी और कहा यही आदमी पत्थर मारा था, तो क्या जाएगा कोई? मैं आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से जानते हैं। मनोज, अभी की स्थिति क्या है? क्या आज इस फैज इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ी जा रही है या नहीं? अपडेट क्या है?
जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, तस्वीरों के जरिए ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे कैमरामैन अजीत चाकू आपको दिखाएंगे कि चप्पे चप्पे पर आपको यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान नजर आएंगे। इसके अलावा मस्जिद के आसपास की भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। और जो नमाज का टाइम बताया गया है वो 1:40 से 2 बजे के बीच का बताया गया है। मस्जिद के अंदर नमाज ज़रूर पढ़ी जाएगी, ऐसा सूत्रों ने कन्फर्म कर दिया। जो लोग इस वक्त मस्जिद के अंदर मौजूद हैं वो नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि बाहरी किसी शख्स को अभी फिलहाल ऐसी इजाज़त नहीं है कि वो मस्जिद की तरफ आएँ और नमाज पढ़े। हालांकि लोगों से यही अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से, जिनको अगर नमाज पढ़नी है तो वो नमाज अपने घर के अंदर पढ़ें या फिर आसपास जो और मस्जिद है वहाँ पर जाकर नमाज पढ़े, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से और ये कहें कि माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है, उस वजह से भी ऐसा कहा जा रहा है। और आपको तस्वीरें आप चारों तरफ देख सकते हैं। आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो इलाका है तुर्कमान गेट का इलाका है, जहाँ पर आपको पैरामिलिट्री फोर्स के जवान नजर आएंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इलाके के जो डीसीपी हैं वो भी यहीं पर अंदर मौजूद हैं, जो एक मीटिंग कर रहे हैं। और फिलहाल की अगर बात करूँ तो बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है, लेकिन लोगों से अपील प्रशासन की तरफ से यही की जा रही है कि जब नमाज का वक्त होगा 1:40 से 2 बजे के बीच का, तब वो अपने घरों के अंदर या फिर जो आसपास की मस्जिद हैं वहाँ पर जाकर के नमाज पढ़ें। तो अभी की अगर स्थिति की बात करें तो थोड़ी ही देर बाद जो नमाज है वो यहाँ पर शुरू होगी। जो अंदर लोग मौजूद हैं, फैज़ल-ए मस्जिद के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो नमाज अंदर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बाहरी लोगों को मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने पर पाबंदी, जो अभी तस्वीर समझ में आ रही है, और जो अंदर मस्जिद के लोग मौजूद हैं, जाहिर सी बात है अंदर हैं तो वो मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। पुलिस की तरफ से यही अपील की गई है कि बेहतर यही है कि लोग या तो दूसरी मस्जिद में या फिर अपने घर पर ही नमाज अदा करें। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई को लेकर राजनीति गर्म हो गई है और इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी ने जो अर्जी दी है उस पे पूरे विवाद की सीबीआई जांच की मांग की गई है ईडी की तरफ से। ईडी का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका की भी जांच की जाए। अर्जी में उन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच की मांग की गई है जो मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे थे और जिन्होंने ईडी के छापे की कार्रवाई में बाधा डाली है। ये बड़ी खबर, कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी की अर्जी, छापे के दौरान विवाद की सीबीआई जांच हो। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, ईडी ने अपनी मांग में सीबीआई की एंट्री कराने की बात रखी है अदालत के सामने, मतलब ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ सकती है अगर अदालत ईडी की इस मांग को मान जाए तो? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में ममता बनर्जी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ सकती है अगर अदालत ने ईडी की मांग को मान लिया। ईडी ने अपनी याचिका में साफ तौर पर यह लिखा है कि इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई को करनी चाहिए, सीबीआई इस मामले में एफआईआर दर्ज करे। और याचिका के अंदर साफ तौर पर ममता बनर्जी का नाम तो लिखा ही है, साथ ही उन पुलिस अधिकारियों का नाम भी लिखा है जो उस वक्त मौके पर पहुंचे थे, यानी कि इलाके के जो डीसीपी थे वो उस वक्त मौके पर पहुंचे थे, कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे थे, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। और याचिका में ये भी लिखा हुआ है कि उनकी भूमिका की जांच की जानी चाहिए कि जब ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पीएमएलए के तहत जो मामला था उसकी जांच कर रही थी, तो अचानक से फिर ये जो लोग थे वो क्यों मौके पर पहुंचे और क्यों ममता बनर्जी वहां से जो फाइल्स थी वो लेकर के चली गई। अब ये देखना होगा कि आखिरकार अदालत का इस अपील पर क्या फैसला रहता है। तो क्या कोयला घोटाला जिसकी जांच ईडी कर रही है उस मामले में ईडी की तरफ से कहा गया है कि ममता बनर्जी की भूमिका की जांच सीबीआई से करवाई जाए? क्या ये डिटेल सामने आ रही है मनोज? नहीं, देखिए रोमाना, उसमें ये लिखा है कि वो जो लोग वहाँ पर पहुँचे थे, यानी कि जिस वक्त ईडी की जब टीम वहाँ पर मौजूद थी, जब वहाँ पर छापेमारी चल रही थी, ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उस दौरान जो अधिकारी वहाँ पर पहुँचे थे, जो पुलिस के अधिकारी वहाँ पर पहुँचे थे, इसके अलावा जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहाँ पर पहुँची थी, वो क्या करने के लिए पहुँची थी, उनकी भूमिका इस मामले में क्या है, इसकी जाँच करने के लिए ईडी ने सीबीआई को कहा है कि माफ़ी चाहूँगा, अदालत को कहा है कि सीबीआई इस मामले में एफआईआर दर्ज करे और उनकी भूमिका की जांच करे कि आखिरकार वो लोग वहां पर क्यों पहुंचे थे और किस वजह से पहुंचे थे। इसकी जांच करने के लिए ईडी ने अदालत के सामने याचिका लगाई है। अब ये देखना होगा कि मतलब जिस तरीके से ईडी की तरफ से सीबीआई का जिक्र कर दिया गया है कि साहब सीबीआई से जांच कराइए, ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जो कानून व्यवस्था है और पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उस पर भरोसा नहीं, ये भी एक संकेत, एक संदेश इससे निकाला जा सकता है। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के पास आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक आरोप लगा रहे हैं दिल्ली में बीजेपी और मंत्री कपिल मिश्रा ने
पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का जो वीडियो शेयर किया है वो वीडियो फर्जी है और ऐसे में आम आदमी पार्टी विधायक कपिल मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। जमकर नारेबाजी इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से की गई। तस्वीरें आपके सामने। आम आदमी पार्टी विधायकों का यह आरोप है कि बीजेपी सदन में मुख्य मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती है। इस वजह से आप विधायकों को सदन से बाहर निकाला जा रहा है। गलत अफवाहें उनको लेकर फैलाई जा रही हैं। फर्जी वीडियो है, उसके खिलाफ बर्खास्त किया जाए, क्या मांग है? देखिए, कल स्पीकर साहब ने सदन में ये कहा कि हम फॉरेंसिक लैब भेज रहे हैं इस वीडियो को। तो अगर आप फॉरेंसिक लैब भेज रहे हैं इस वीडियो को, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो वीडियो चल रहा है, हमने कहा कि इसको मंत्री और विधायक डिलीट कर दे, क्योंकि ये फॉल्स र्यूमर है। और आप आदेश करें कि इस तरह का वीडियो 15 दिन तक नहीं चलेगा तो रिपोर्ट नहीं आ जाती। मतलब क्या बुरा कहा हमने? हम अपने सीट पर खड़े होकर के उनसे कह रहे हैं कि भाई ये करो आप, लेकिन हमें बाहर निकाल दिया गया। इसी सदन में 3 दिन आप सब ने, पूरे देश ने ड्रामा देखा है कि इस सदन में किस तरह से बीजेपी के विधायकों ने वेल में आकर के ड्रामा किया। आज हम अपने सीट पर खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर ये फर्जी है, अगर आपने लैब में भेजा तो ये चलना नहीं चाहिए। कितने विधायकों को निकाला गया है? सबको, जितने हम लोग थे सबको मार्शल आउट कर दिया गया। आगे की मतलब क्या रणनीति? अभी कुछ देर पहले आप सदन में हमें निकाल दोगे, हम सड़क पर आंदोलन करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा को आप सुन रहे थे। एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, फर्जी वीडियो का हवाला देकर मंत्री कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने गुरु तेग बहादुर का अपमान किया है और ऐसे में उन्हें फौरन अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी आरोप लगा रही है दिल्ली विधानसभा के दौरान दिए गए एक बयान में आतिशी ने गुरु तेग बहादुर साहिब को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। इससे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। दिल्ली विधानसभा के सत्र में मैडम आतिशी ने गुरु तेग बहादुर जी का अपमान किया है। आज हम इसलिए आए हैं कि वो इस्तीफा दें, या तो 11 बार जाकर दरबार साहिब अमृतसर में नाक रगड़े, जूते पॉलिश करे और उसके साथ साथ बर्तन धोए। उसके बाद सिख कौम ये तय करेगी इसको माफ करना है नहीं करना। और अब आपको एक साथ 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की है, जिसका आरोप आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने विधानसभा में गुरु तेग बहादुर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और उन्हें इसकी वजह से इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी तस्वीर आम आदमी पार्टी के विधायकों की, आतिशी का जो वीडियो मंत्री कपिल मिश्रा ने साझा किया वो तो वीडियो ही फर्जी है। इसके लिए कपिल मिश्रा का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। तो देखिए कैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में एक खुदकुशी का मामला सामने आया। यहां हरीश सिंह महार नाम के एक कर्मचारी ने 6ठी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें मानसिक तनाव का जिक्र किया गया है। तो ये युवक की तस्वीर आप देख रहे हैं। साकेत कोर्ट परिसर में इस युवक ने खुदकुशी कर ली। हरीश सिंह महार इनका नाम बताया जा रहा है। यहीं साकेत कोर्ट में ही काम करते थे कर्मचारी यहाँ के, और इमारत की 6ठी मंजिल से इन्होंने छलांग लगा दी। मृतक के पास से एक लंबा सुसाइड नोट बरामद हुआ है। वो तस्वीर में देख रहे हैं आप सुसाइड नोट, जिसमें मानसिक तनाव का जिक्र युवक की तरफ से किया गया। तो साकेत कोर्ट परिसर में युवक की खुदकुशी के बाद वकील जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए। ये तस्वीर आपके सामने है। Justice Board! Justice Board! Justice Board! Justice Board! Justice